हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी टॉपिक सीरीज चल रही है, तो पिछली जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एटॉमिक रेडियस। और देखते हैं इसमें। और मैंने आपको पिछले जो बेसिक्स थे इसके, जो एटॉमिक रेडियस में यूज़ होने वाले बेसिक्स हैं, वो मैंने इसीलिए आपको जेड इफेक्टिव के बारे में बता दिया था। और अच्छा खासा इस वीडियो में आपको उसका जेड इफेक्टिव का यूज़ दिखेगा। तो आज का टॉपिक अपना एटॉमिक रेडियस है। तो पहले जानते हैं कि रेडियस होती क्या है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये एक एटम लिया, ठीक है, जिसका ये न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस से ये एक सेल है, ठीक है। और इसमें ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोलेंगे। यही होती है रेडियस। कहने का मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो बीच की डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये हो गई सिंपल सी बात। बात इसमें सिंपल सी इसलिए है क्योंकि ये जो फिगर था ये 2D था। वैसे जनरली क्या है कि जो अपने एटम है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। और उसको कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से हम करते हैं। तो 3D, ये एक 3D फिगर होता है। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तो वेव नेचर का होता है और पार्टिकल। अगर ये वेव नेचर का है तो क्या इसके लिए सरकमफ्रेंस डिफाइन हो सकती है? भाई वेव नेचर है तो वेव नेचर के लिए एक सरकमफ्रेंस तो डिफाइन हो नहीं सकती। और सरकमफ्रेंस डिफाइन नहीं होगी तो देन रेडियस जो है वो इस पॉइंट की अलग होगी, इस पॉइंट की अलग होगी। देन रेडियस निकालना फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए एक्चुअल एटम की कभी भी कोई भी सरकमफ्रेंस लाइन नहीं होती है। इसलिए होता क्या है, आगे कहानी समझो। जैसे ही ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब इसके साइड से एक स्पेरिकल क्लाउड डेंसिटी बनती है जो कुछ इस तरीके से रहती है। ये जैसे ये 1s हो गया, ठीक। सिमिलरली इसी तरीके से ये एक स्पेरिकल क्लाउड डेंसिटी यहाँ पर बनती है इस तरीके से, ठीक है। ये होती है 2s। अपन पूरी पीरियोडिक टेबल में अपन पूरी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट इनर जो इनर्ट गैसेस हैं, जितने भी एलिमेंट अपने 118 एलिमेंट में से इनर्ट गैसेस को छोड़कर, ग्रुप 18 के एलिमेंट को छोड़कर, मोस्टली जनरली बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको एज यूजल जनरली बॉन्डेड स्टेट में दिखते हैं। तो अपन बॉन्डेड स्टेट में ही पहले देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कभी भी सिंगल उसमें नॉन बॉन्डिंग स्टेट में आपको कभी नहीं दिखेगा। या तो वो आपको दिखेगा H2 में दिखेगा, H2 के साथ दिखेगा, या फिर उसके जो फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, HCl, HBr, HI, ठीक है। या तो फिर आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अब इनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। जैसे ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। समझो इसको, बात को। जैसे ही मैंने ये हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, इसको ए एलिमेंट लीजिए, ए। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी रेडियस को। तो इन दोनों एलिमेंट के
बीच की हाफ डिस्टेंस को, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम बोलेंगे रेडियस। ठीक, ये इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं इसको, पहले ये समझो कि अगर हम रेडियस को 4 तरीके से पढ़ेंगे, अपन रेडियस को, इस ओवरऑल रेडियस को हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद होगा मेटेलिक रेडियस, उसके बाद होगा वंडर वॉल रेडियस, उसके बाद होगा आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। अभी मैं बताता हूँ कि कोवेलेंट रेडियस आपको किस कंडीशन में लेना है, कौन सी रेडियस किस कंडीशन में आपको लेनी है। तो पहले बात करते हैं हम कोवेलेंट रेडियस के लिए। तो कोवेलेंट रेडियस की जब बात होगी तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए, या फिर अभी इस डिस्कस नहीं करते इसके बारे में, अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। पहले चलते हैं अपन कि इस रेडियस को डिफाइन कैसे करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए 1/2, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, 1/2 का मतलब 1/2 आधा, 1.5 मत समझ लेना यहाँ पर। तो 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एडजेसेंट एटम्स। क्या बात समझ में आई डेफिनेशन से? मैंने क्या बोला आपसे कि हाफ डिस्टेंस, इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर की हाफ डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे, 2 सिमिलर एटम्स के। अब कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस के लिए, कोवेलेंट रेडियस होती है आपकी फॉर नॉन मेटल्स के लिए। अब ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, अभी एग्जांपल से और डेप्थ में समझेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ हो रही हो, या फिर कोई भी नॉन मेटल्स के बीच में अगर आपको रेडियस कंपेयर करे, तो वहाँ पर आपको कंसिडर करना है कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक एटम ये लिया। जनरली अपन देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस की जो एटम है आपके, वो ओवरलैप करते हैं शेयरिंग के साथ साथ। इसका कुछ जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी, एक ये एलिमेंट एक कंसिडर, बाकी आप कुछ अलग भी कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैंने इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। और अगर मैं इसकी कोवेलेंट रेडियस की बात करूं, तो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एडिसेंट एटम्स। यहाँ बात नॉन मेटल के लिए हो रही है, कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करना है। देन कोवेलेंट आपको जो बॉन्ड स्टेट में एलिमेंट्स दिखेंगे, ये कोवेलेंट दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये DA/2। इतनी बात क्लियर है। अब जो कोवेलेंट रेडियस है, इसके ये ऑलवेज एक आपको नोट में बात लिख लेनी है, SBCR। कहने का मतलब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। जनरली अपन जो भी डिस्कस करेंगे वो सिंगल बॉन्ड के लिए डिस्कस करेंगे। अगर इन केस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है, देन वहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, मे बी सेम हो सकती है बाकी इन कंडीशन में, और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बात ये भी समझ लेना कि कोवेलेंट रेडियस को आप सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए ही कंपेयर करेंगे। ठीक, अब बात आ जाती है कि अपन पीरियोडिक टेबल में पहचानेंगे कैसे कि कोई भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर वो मेटलॉइड है। तो इसके लिए जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो बोरॉन फैमिली से
बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु ना पास सब बकवास। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ से आपके कुछ ये मेटलॉइड होते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर शब्द ट्यूशन पढ़ने आते थे। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल अभी मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ मेटलॉइड होते हैं। तो अब मेटलॉइड मेटलॉइड के लेफ्ट साइड आप देखेंगे वो जितने भी होंगे वो होंगे मेटल्स, ठीक। और राइट साइड जितने भी दे रखे होंगे वो होंगे नॉन मेटल जनरली, ठीक। अब जो बोरॉन है इसकी खुद की अपनी एक अलग कहानी है। एनसीईआरटी बोलती है कि जो बोरॉन जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक भी है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बोरॉन जो है वो बताइए कि मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पेशली बोरॉन के लिए, देन आपको वहाँ आपको नॉन मेटल मान के करना है या फिर नॉन मेटल ही बताना है। अगर लेकिन थ्रू आउट द सिलेबस हम जो बोरॉन को हम मेटलॉइड कंसीडर करके चलेंगे, ठीक। अब इसका रीज़न क्या है मेटलॉइड को कंसीडर करने का? इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बोरॉन की वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैच करती हैं मेटलॉइड से, उतनी ज़्यादा नॉन मेटल से मैच नहीं करती, ज़्यादा मैच करती है मेटलॉइड से, इसलिए हम इसको मेटलॉइड कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपनी दूसरी कोवेलेंट रेडियस होगी, उसके बाद दूसरी रेडियस आती है, वो आती है मेटेलिक रेडियस। तो जैसा कि आपको उस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ कोवेलेंट नॉन मेटल के लिए था, तो जो मेटेलिक है, तो जब जो बॉन्डेड एटम है वो मेटल के बीच में होते हैं, अगर मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, या फिर इसको एक नाम और देते हैं क्रिस्टल रेडियस। अब यहाँ समझो, तो अगर वो जनरली नॉन मेटल्स के लिए था, अगर आपको बॉन्डेड स्टेट में मेटल्स दिख जाते हैं देन वहाँ पर आपको कंसीडर करना है मेटेलिक रेडियस, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करूँ मैं, तो समझो किस तरीके से करूँगा कि 1/2, बाकी लैंग्वेज सेम रहने वाली है, बहुत छोटा सा आपको माइनर सा डिफरेंस दिखेगा दोनों डेफिनेशन में। 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर adjacent metallic bonded एटम। कहने का मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, दो मैंने कोई भी मेटल्स लिए, अब इनकी जो सरकमफ्रेंस है ये टच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन बात इतनी समझो कि इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहाँ भी जो मेटेलिक रेडियस रहने वाली है वो भी इनके एग्जैक्ट हाफ होने वाली है। इतनी बात क्लियर है? ये हो गई अपनी मेटेलिक रेडियस की बात, ठीक है। एक चीज़ और समझो कि मैं फिर बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर ये चीज़ टच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये टच हो।
थर्ड आती है अपनी, अब ये हो गई बात मेटेलिक रेडियस की और कोवेलेंट रेडियस की। अगर नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है देन वो कोवेलेंट रेडियस होगा, मेटल मेटल्स के बीच में है तो मेटेलिक होगा। आपको शायद पता होगा, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होगे कि मेटेलिक बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कब बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो एक एक समझा देता हूँ, मतलब क्या ही है। देखो, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी नॉन मेटल के बीच में, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म कहाँ होगा? जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दिए होंगे, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयनिक बॉन्ड की हाँ, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ओके। उसके बाद मेटलिक मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? मेटलिक बॉन्ड। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहाँ पर हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पर उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक नया टर्म, एक नई रेडियस जिसको हम बोलेंगे वंडर वॉल रेडियस। ये कहाँ दिखेगी आपको? जहाँ पर कोई भी नॉन बॉन्डेड एटम दे रखे होंगे। अब एनसीईआरटी तो देता है कि इसको आप इनर्ट गैसेस के लिए भी कंपेयर कर सकते हो, फॉर इनर्ट गैसेस एंड नॉन मेटल्स, लेकिन हम नॉन मेटल के लिए प्रेफरेबल रखेंगे कोवेलेंट रेडियस को और इनर्ट गैसेस के लिए हम रखेंगे वंडरवॉल रेडियस को। ठीक है, अगर इसको डिफाइन मैं करता हूं तो वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर, यहाँ पे इस डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा, 2-3 वर्ड्स आपको अलग दिखेंगे बाकी डेफिनेशन से, उनका मतलब भी हम अपन समझेंगे। तो वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent similar non-bonded atoms in solid state। यहाँ बात समझो मेरी। यहाँ आपने बाकी देखा कि जो पूरी हमारी डेफिनेशन थी ओवरऑल बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन आपको जो 2 वर्ड दिखे वो दिखे, एक तो नॉन बॉन्डेड और एक दिखा सॉलिड स्टेट। तो नॉन बॉन्डेड मैंने क्या बोला आपसे, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली इनर्ट गैसेस की बात करेंगे और हम जानते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होती हैं, इनकी जो बीच में रैपिड रैंडम मोशन होता है, इस वजह से यहाँ पर हम इनकी रेडियस को कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए हम इन गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद इनको हम सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम इनकी रेडियस मेज़र कर सकें। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके डायग्राम कुछ इस तरीके से रहते हैं। ये आपका एक एटम है और दूसरा ये एटम है, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये। अब वंडरवॉल रेडियस, एक बात सुनो, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा, मेटेलिक में लगभग ओवरलैप नहीं कर रहे, बट इनकी सर्कमफ्रेंस हल्की टच कर रही है या फिर थोड़ा बहुत गैप भी हो सकता है। और इसमें देखो कोवेलेंट रेडियस में यहाँ पर देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनसे मुझे क्या इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि बेसिकली जो वंडरवॉल रेडियस है वो बड़ी है मेटेलिक रेडियस से, ठीक, और मेटेलिक रेडियस बड़ी है कोवेलेंट रेडियस से। इतनी बात समझ गए।
आपका जो फोर्थ रेडियस आता है वो आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है कि अगर मैं आयनिक रेडियस को डिफाइन कर लूं तो आयनिक रेडियस द आयनिक रेडियस can be estimated by measuring, समझना बात को, अभी मैं समझाता हूँ आपको, by measuring the distance between cation and एनाइन। सुनो बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम आयनिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए, जब आपको किसी कैटाइन और एनाइन की में कंपेयर करनी हो रेडियस, एग्जाम्पल अभी मैं लूँगा उससे हम समझेंगे वापस से। कैटाइन लिया, एक एनाइन लिया, और यहाँ आपको दिखेगा कि जेड इफेक्टिव जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ क्या है। तो कैटाइन में मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, एक सोडियम, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास 9th क्लास से, सोडियम कैटाइन Na, एक Na प्लस Cl और Cl माइनस। एक बात समझो, आपने ये बात सुनी होगी कि ये होता है पेरेंट एटम, ये भी होता है पेरेंट एटम, जिस पर कोई भी कैटाइन और एनाइन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एटम। तो आपने समझा, आपने सुना होगा कि जो साइज की अगर बात करें हम, तो जो पेरेंट एटम का साइज है वो यूजुअली जनरली इस कैटायनिक से बड़ा होता है, और साइज एनाइन का जनरली पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इसका रीज़न क्या है? तो इससे पहले हमने पढ़ा था जेड इफेक्टिव के बारे में। जेड इफेक्टिव की कहानी किस तरीके से चलती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो जेड इफेक्टिव है, और नोट में भी लिखवाया था और बोला भी था आपसे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लेना। जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एलिमेंट एंड सेम स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने बोला था कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज की। अब यहाँ से रिलेट कैसे करता हूँ मैं, देखो समझो बात को। तो जैसे इस सोडियम पर कैटायनिक चार्ज बढ़ गया, कैटायनिक चार्ज के बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इट मीन्स कि एट्रैक्शन बढ़ेगा। अब एट्रैक्शन बढ़ गया यानी कि जो रेडियस थी या फिर साइज था वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आप जो बचपन से सुनते आ रहे हो कि कैटायनिक का चार्ज जो है, कैटायनिक का साइज जो है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनाइन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि कैटायनिक पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से एट्रैक्शन बढ़ जाता है, एट्रैक्शन के बढ़ने से रेडियस जो है ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है, जिससे साइज जो है उसका रेडियस इसका साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। एक इम्पॉर्टेंट ये रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने 4 तरीके के रेडियस पढ़ लिए। फर्स्ट आपका कोवेलेंट, दूसरा मेटेलिक, थर्ड वंडरवॉल, फोर्थ आयनिक रेडियस। अब हम कहानी पूरी समझते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो ओवरऑल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एटॉमिक रेडियस से या फिर आयनाइजेशन एनर्जी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रो एफिनिटी से, वो 6 टाइप से पूछे जाएंगे। या तो अलोंग अ पीरियड की बात होगी, या फिर बात होगी ग्रुप की, या फिर कोई भी रैंडम एडिसेंट ग्रुप से ले लिया जाएगा कोई भी एटम, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, या फिर डिफरेंट स्पीसीज के सेम एलिमेंट होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपन पीरियड से। अगर इन अ पीरियड बात करें हम, इन अ पीरियड एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक की थोड़ी सी अलग बात करेंगे, ठीक है। तो एस एंड
पी ब्लॉक, सेकंड पीरियड लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सेकंड पीरियड अपना है ली बी बक नो फनी। बात ध्यान से सुनना, आपको इससे पहले ऐसा बताया गया होगा कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से एट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब एट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस जो है डिक्रीज कर जाती है। ये बात आपको बचपन से बताई गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात 100% करेक्ट है, कोई इसमें दोहराया नहीं है, बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो समझो। मैंने आपसे एक रिलेशन ऊपर बताया कि सबसे बड़ी होगी वंडरवॉल रेडियस, उसके बाद होगी मेटेलिक रेडियस, उसके बाद होगी कोवैलेंट रेडियस। अब कैसे पहचाने इसमें कौन सा मेटल है, मेटल रेडियस को कब कंपेयर करना है, कोवैलेंट को कब कंपेयर करना है? तो मैंने आपको बताया कि बोरॉन का एग्जांपल लेना है, मतलब बोरॉन एक मेटलॉइड है, वैसे नॉन मेटल है, बट मैंने बोला थ्रू आउट द सिलेबस आपको इसको मेटलॉइड कंसिडर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे राइट साइड जितने भी हैं वो सारे नॉन मेटल हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 18, वो सारे इनर्ट गैसेस में आते हैं, और ये जो हैं ये सारे होते हैं मेटल, ठीक। अब तो जो हनी अर्कर जीरन है ये इसकी कहानी तो अलग हो गई, ये तो आपका वंडरवॉल में आ गया, तो इसकी रेडियस तो सबसे ज़्यादा हो गई। अब ये सारे होते हैं नॉन मेटल। अब इन नॉन मेटल के लिए हम रेडियस किसको करेंगे, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। अब इन फर्दर इनमें हम लगाएंगे जेड इफेक्टिव, समझे बात को। अब बोरॉन से फ्लोरीन के बीच में हम इनको सॉल्व करेंगे जेड इफेक्टिव के थ्रू। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बोरॉन की रेडियस कार्बन से ज़्यादा होगी, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अब बात आती है इसकी लिथियम की और बेरिलियम की, ठीक है। अगर बात लिथियम और बेरिलियम की आती है तो ये इनको कंपेयर कैसे करना है, मेटल, ये दोनों मेटल है, मेटल रेडियस से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, देन इसकी। समझ गए बात को। इसी फॉर्मेट में इनको अरेंज कर देते हैं अपन, ऑर्डर आ जाएगा। सबसे बड़ी वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस में नियोन, ठीक। उसके बाद मेटल, ये दो मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस में लिथियम, देन बेरिलियम, समझ गए। उसके बाद मेटलॉइड बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, समझ गए बात को। ये वंडरवॉल रेडियस, ये मेटल, ये मेटलॉइड, उसके बाद ये नॉन मेटल, कहने का मतलब ये कोवैलेंट रेडियस, ये मेटेलिक रेडियस, ये वंडरवॉल रेडियस, समझ गए। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। अब ये तो अपन की बात हो गई रेडियस की। इसमें थर्ड सीरीज़ में, थ्री डी सीरीज़ में आपको एक कॉमन रेडियस भी पूछा जाएगा या फिर वंडरवॉल रेडियस भी लिख के उसमें आएगा। अगर जब तक जनरल रेडियस, एटॉमिक रेडियस लिखा है, देन आपको ऊपर जो मैंने बताया उस तरीके से कंपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में लिख के दे देता है कि आपको कॉमन रेडियस कंपेयर करनी है, कॉमन रेडियस कंपेयर करनी है या फिर वंडरवॉल रेडियस कंपेयर करनी है, वहाँ पर किस तरीके से कहानी चलेगी, उसमें किसी भी रेडियस को टाइप वाइज सेपरेट नहीं करना है। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि लेफ़्ट टू राइट जाते टाइम जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से रेडियस जो है डिक्रीज़ करेगी,
तो लिथियम ली बी ब क नो फनी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। समझ गए बात को? लेकिन क्वेश्चन में आपको अच्छे से रीड करना है। अगर वंडर वॉर रेडियस की बात हो रही है या फिर कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, आपको ये तभी करना है। नेक्स्ट बात चलती है, अब अपन देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर रेडियस डिपेंड करती है और किस तरीके से ग्रुप की बात चल रही है तो किस तरीके से कंपेयर करना है, और अगर पीरियड की बात चल रही है तो किस तरीके से कंपेयर करना है। आगे समझो बात को। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। फर्स्ट आपको मैंने बताया जेड इफेक्टिव के बारे में। तो जब आपको एलिमेंट दे रखे होंगे, अगर वो सेम पीरियड के रहते हैं, वहाँ पर आप जेड इफेक्टिव से कंपेयर करेंगे। बात अगर पीरियड की हो रही है, इन अ पीरियड। ठीक है, वापस से एक बार समझाता हूँ मैं कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है। अगर आपको जेड इफेक्टिव के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करना, जहाँ पर हमने फुल डेप्थ में बात करी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज़ करने से एट्रैक्शन बढ़ जाता है। एट्रैक्शन के बढ़ने से रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिससे साइज़ ओवरऑल डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक, ये बात होगी पीरियड की। अगर बात ग्रुप की चलती है तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेल्स से कंपेयर करना है। नंबर ऑफ शेल्स इन अ ग्रुप। जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से रेडियस जो है वो बढ़ती है। रेडियस इंक्रीज करती है एज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक, थर्ड फैक्टर है वो है आपका जेड इफेक्टिव। इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जेड इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था। अगर बात पीरियड ग्रुप की चल रही है, ऊपर किस तरीके से करना कंपेयर करना है। अगर आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए आपको रेडियस कंपेयर करनी है, देन जितना पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज होगा, अभी मैं एक रिलेशन और बता दूंगा, वो उसको याद रख लेना। सुनो मेरी बात, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो रेडियस जो है कम हो जाएगी, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक डायरेक्ट रिलेशन याद रख लीजिए, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें तो जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ करेगा तो अपन की रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ करता है देन रेडियस इंक्रीज़ कर जाएगी। ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, लेकिन हाँ इतनी बात ध्यान रखनी है, बात सिर्फ अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए होगी, आपको जेड इफेक्टिव से कंपेयर तभी करना है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ एंड डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये हो गई अपनी सेकंड पीरियड की बात। अब चलते हैं हम थर्ड पीरियड की तरफ। थर्ड पीरियड की तरफ सुनो, यहाँ पर कहानी। थर्ड पीरियड है हमारा ना मांगो आलसी
पूड़ी, सब्जी, सलाद और यहाँ कंपेयर किस तरीके से करना है सुनो। सबसे पहले हम रेडियस कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो कॉमन रेडियस है या फिर वन डबल रेडियस है अगर वो पूछता है तो उसका भी अभी फॉर्मेट देख लेंगे किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना। इसकी कहानी सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले वन डबल रेडियस, आफ्टर दैट मेटेलिक रेडियस, आफ्टर दैट कोवेलेंट, उसके बाद हम जेड इफेक्टिव लगाएंगे। तो जो आर्गन है हनी अर्कर जीरन, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा ग्रुप में। अरे भैया कलर सिलेक्ट हो जाया करो ना। ये होगी वंडर वॉल रेडियस, ठीक। उसके बाद बालिका, सीता, गीता, सीता, यहाँ से इससे पहले मेटल, इसके बाद नॉन मेटल। तो मेटल ये हो गए मेटल्स, ये हो गए नॉन मेटल्स। अब इनमें फर्दर हमें कंपेयर करना है जेड इफेक्टिव से। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि फॉस्फोरस, आफ्टर दैट दिस। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में सोडियम का साइज ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का, आफ्टर दैट ये सिलिकॉन। ओके, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा साइज आर्गन का, आफ्टर दैट सिलिकॉन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर फॉस्फोरस, फिर ये। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। उसके बाद एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या है कि जो सिलिकॉन है ना, इसको नॉन मेटल से ही कंपेयर करना है इसको, ठीक है। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो साइज है वो आएगा इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। एक्चुअल ये रीज़न आर्गन, आफ्टर दैट सोडियम, आफ्टर दैट मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटल्स का वंडरवॉल के बाद मेटलिक रेडियस का होता है और ये मेटलॉइड है। तो इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद फॉस्फोरस, के बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ मेरे से हो गई थी। तो ये वंडरवॉल रेडियस, उसके बाद ये मेटेलिक रेडियस, उसके बाद ये कोवैलेंट रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम कर देते हैं इरेज। ये बात तो हो गई एक एटॉमिक रेडियस की। उसके बाद अगर आपसे कॉमन रेडियस दे दी, अगर आपको कॉमन रेडियस के बारे में पूछता है या फिर वंडर वॉल रेडियस के बारे में पूछता है, वहाँ किस तरीके से करना है, सेम फॉर्मेट रहने वाला है। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ना मांगो आलसी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर एट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लोरीन देन आर्गन, ये हो गई कॉमन रेडियस की बात, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक की बात करते हैं। इतनी बात हो गई अपन, इतनी क्लियर है। मैं नेक्स्ट पेज चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मुझे पेजेस ऐड करने हैं। कहानी शुरू करते हैं 3D सीरीज से। अब देखो सुनो, एनसीईआरटी में क्या है कि जो रेडियस की वैल्यू गिवन है, मेटेलिक जो रेडियस की गिवन है वो मेटेलिक रेडियस की वैल्यू गिवन है, और जो ग्राफ दे रखा है वो कोवेलेंट रेडियस का दे रखा है। तो हम दोनों ही डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वैल्यू दे रखी है वो मेटेलिक रेडियस की दे रखी है और ग्राफ कोवेलेंट रेडियस का है। तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ क्या सीन रहता है, ठीक है पूरा। तो अपन 3D सीरीज़ की बात करते हैं अब।
वाह, करेक्ट, कलर ही सिलेक्ट नहीं होगा, आई नो। ठीक है, तो चलो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देयर इज जेड इफेक्टिव इंक्रीज, सो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। सेम इसी स्टेटमेंट पर हम चलते हैं आगे। अब इस 3D सीरीज़ में कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखने वाली चीज़ें हैं कि पहले तो इसी तरीके से रहने वाला है क्रोमियम तक, मैग्नीज भी तक। फैकोनी पर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें कि चेंजेस यहाँ पर क्यों हैं। सुनो, यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगभग जेड इफेक्टिव की वैल्यू लगभग सेम रहती है, और इन दोनों केसेस में सिग्मा डोमिनेट करता है। आपको मैंने जो मेरी जेड इफेक्टिव की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि 3D सीरीज़ में जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0.352 तक फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है। तो यहाँ तक हो सकता है कि जो सिग्मा की वैल्यू रही हो वो कम रही हो, जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहा हो, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज जो है इधर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया हो। यहाँ पर सिग्मा डोमिनेट हुआ, तो ये सारे रीज़न रहे थे इस चीज़। तो आपको यहाँ ऑर्डर सेम रखना, मतलब याद रखना है। फैकोनी फेरोमैग्नेट मटेरियल, इनके साइज लगभग सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉपर जिंक में ये बड़ा हो जाता है। एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, हमेशा चाहे 3D की बात हो, चाहे 4D की, चाहे 5D की बात हो, स्कैंडियम का साइज जो फर्स्ट एटम एलिमेंट होगा इसका लास्ट वाले से साइज बड़ा होगा। इस कहने का मतलब क्या है कि इस स्कैंडियम का जो साइज है वो जिंक से बड़ा होगा, बाकी ऑर्डर ये सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं हम मेटेलिक रेडियस की। तो मेटेलिक रेडियस में बाकी जो ये ऊपर वाला ऑर्डर है वो एज इट इज़ सेम रहने वाला है। यहाँ पे चेंजेस आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि पहले तो पूरा सेम कर दीजिए, बाकी मैग्नीज का आजू बाजू वाले एटम से बढ़ा दीजिए, सिर्फ इतना सा चेंज है। अब इसका रीज़न क्या है? मैग्नीज का साइज अरे भैया, चलो ठीक है, कोई नहीं। मैग्नीज का साइज का बड़ा होने का रीज़न है ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। समझो बात को, यहाँ पर क्या सीन है। वीक मेटेलिक बॉन्ड यहाँ क्यों होता है? क्योंकि अगर हम मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 3d5 आता है, जिससे क्या है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो यहाँ पर इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, ये डिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है, जिससे मैग्नीज का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पर दूर दूर हो जाते हैं, ये रीज़न होता है। इसके 3D सीरीज़ की बात क्लियर हो गई। अब एफ ब्लॉक की तरफ चल लेते हैं, पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दो तरीके से आपको कंपेयर करनी है। अब चलते हैं अपन 4F सीरीज़ की तरफ, बात कर लेते हैं 4F सीरीज़ के लिए। आई होप आपको पता होगा 4F सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है। सीने पर नदियाँ का सरमाया, ये कुछ कहानी है, सुनो यहाँ पर। अब वापस से वही स्टेटमेंट, लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज जो है, रेडियस जो है डिक्रीज़ कर जाएगी। ये बात
स्टार्टिंग से हम जानते हुए आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। वापस देखो, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज, डिक्रीज। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा आपको, EU का साइज़ बड़ा होगा, उसका भी रीज़न मैं बता दूंगा क्यों बड़ा होगा। बाकी फिर ये, 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 समझो 58 टू 71 एटॉमिक नंबर की बात यहाँ हो रही थी। यहाँ आपको चेंजेस दिखेंगे। चेंजेस दिखने का रीज़न है कि जो EU है यहाँ पर जो मेटलिक बॉन्डिंग रहती है वो वीक रहती है, मेटलिक बॉन्डिंग रहती है वो वीक रहती है, जिस वजह से वही इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि इस पूरी 4F सीरीज़ में लार्जेस्ट साइज किस एलिमेंट का होगा, तो EU लार्जेस्ट साइज इन 4F सीरीज़ पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा याद रख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद ये बात हो जाती है अपनी एटॉमिक रेडियस की। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है आयनिक रेडियस बता दीजिए 4F सीरीज़ की। तो 4F सीरीज़ के लिए आयनिक रेडियस का फंडा क्या है, पहले तो आपको एक बात पता होगी कि जो 4F सीरीज़ है ये F ब्लॉक की, ये आपकी थर्ड पीरियड से बिलोंग करती है, जैसा कि मेंडलीव ने हमें बताया था। और मेंडलीव ने बताया था कि जिसके पास जो नंबर होगा उसकी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आयनिक रेडियस की बात चल रही है, थर्ड B ग्रुप है ये। तो आगे समझते हैं। सीने पर नदियाँ प्रेमिका शर्माई यूं गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम ये लो। सुनो यहाँ पे कहानी क्या है। यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। पहले तो ये समझो कि ये सारे जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखेंगे, क्योंकि ग्रुप 3 से थर्ड से बिलोंग करते हैं। और मेंडलीव ने ऐसा बताया कि जो ग्रुप से इसका जो नंबर होता है उसका वो उतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये बेसिकली थर्ड B से बिलोंग करता है, इसलिए इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली सारे एलिमेंट शो करेंगे। एज वी गो लेफ़्ट टू राइट, मैंने हर बार बताया आपको, मतलब इस बार भी बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, जिसकी रेडियस है वो फर्दर डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन नहीं दिखने का रीज़न है, यहाँ पर आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सुनो, इस वर्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं अपन। जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अपन ने जेड इफेक्टिव वाली वीडियो में देखा था कि SPDF इनमें जो सील्डिंग रहती है वो पुअर रहती है, सॉरी इनमें जो स्ट्रॉन्ग सील्डिंग रहती है, और D और F में पुअर सील्डिंग रहती है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, इन पुअर सील्डिंग की इफेक्ट की वजह से D और F में, इनमें D और F में पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। सिग्मा की वैल्यू कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाएगी आउटर मोस्ट को, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अब जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जैसे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक। अब होगा क्या कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी रेडियस कुछ डिक्रीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब कुछ साइज कम हो जाएगा। तो ये जो श्रिंक हो जाएगा, तो इस श्रिंक को, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब बात आती है, अगर डी सबशेल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डी सबशेल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन
कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अगर एफ सबसेल की वजह से हो रहा है तो यहाँ बोलेंगे हम लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बात को? जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो दिखता भी होगा आपको कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो गया, साइज कम हो गया, ये दिस दैट, ये सारी चीज़ें। इतनी कहानी हो गई अपनी पीरियड के लिए, ठीक। अब चलते हैं हम ग्रुप की तरफ। तो ग्रुप को हम टोटल 2 फॉर्मेट में पढ़ेंगे। एक, जिन ग्रुप्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, एक कॉन्ट्रैक्शन वाले दिखेंगे और एक दिखेंगे विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले, ठीक। समझो बात यहाँ पे। अब कॉन्ट्रैक्शन किस किस ग्रुप में दिखेगा? तो एक तो एस ब्लॉक में, पूरा एस ब्लॉक बेसिकली मतलब 1 और 2 ग्रुप, उसके बाद हाफ पी ब्लॉक। और उसमें भी ग्रुप की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन दिखने वाले ग्रुप हैं 16, 17 और 18। उसके बाद अरे भैया सॉरी, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले हैं और ये हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले। कॉन्ट्रैक्शन में दिखेंगे आपको, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो होंगे एक तो है आपका ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 प्लस पूरा डी ब्लॉक, ठीक है। ये इनमें आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा और इनमें आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा। अगर कॉमन बात करें तो एज वी गो लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम जैसे ही हम ग्रुप में मूव करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको ये बात आई होप पहले से ही पता होगी। सुनो मेरी बात, पहले हम डिस्कस करते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन की कहानी, मैं पूरा ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो एक सिंगल टॉपिक के लिए काफ़ी लेंदी हो गई आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि, ठीक है। तो एक देखो, अब ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में कौन से 16, 17 और 18। तो इन सब में कुछ भी आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे रेडियस बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल पे अगर लेना चाहो तो हलीना, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आपको नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे और 16, 17, 18 और 1 और 2 ग्रुप के लिए रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है। कहानी आती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ किस तरीके से चीज़ें चलनी है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एक तो ग्रुप 13 है, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। तो पहले हम ग्रुप 13 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप कहोगे कि हम ग्रुप में डाउन चल रहे हैं, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ करेंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, बट होगा क्या, यहाँ आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। यहाँ चेंजेस दिखेंगे कि इनका जो साइज है एल्यूमिनियम का और गैलियम का जो साइज है वो लगभग सिमिलर हो जाता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर 5 मिनट पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे इनका साइज जो है वो सिमिलर हो जाता है। अगर वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर है बट पर्टिकुलर अगर एल्यूमिनियम में और गैलियम में फिर भी क्वेश्चन आ जाए कि पता करो किसकी रेडियस फिर भी बड़ी होगी, तो एनसीईआरटी में आपको गिवन है एल्यूमिनियम की रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, ठीक है। जो एल्यूमिनियम की रेडियस क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में गिवन है वो 143 पिकोमीटर गिवन है और गैलियम की है वो 135 पिकोमीटर हमें क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में गिवन है। ये बात हो जाती है ग्रुप 13 की। और सुनो, अभी जैसे ही हम
आगे 45D सीरीज़ एलोंगा पीरियड की सॉरी एलोंगा ग्रुप की बात करेंगे तो आपको फिर से चेंजेस यहाँ पर दिखेगा। इसमें यहाँ इनके साइज लगभग सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ पर लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा और अप टू 15 पीरियड तक लगेगा, फ्रॉम ग्रुप 3 टू अप टू 15 ड्यू टू लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर अभी समझेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हम ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में काशी गए संत प्रभु होना चाहिए। एज वी गो टॉप टू बॉटम रेडियस शुड बी इंक्रीज एज यूजुअल, इंक्रीज कर रही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेगा इस जगह पर, इनकी रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न भी यही कि डी में जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे डी में सब शेल होंगे, वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और पी में यहाँ भी पी में 1 रहता है, इधर पी में 2 और ठीक है, इस तरीके से चलेगी कहानी। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है इतना हो गया ग्रुप 15 के बारे में। तो ग्रुप 15 है आपका नापास सब बकवास, एज यूजुअल वही ट्रेंड रहने वाला है। यहाँ पे फिर से आपको चेंजेस दिखेगा, इनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे। इन सब के रीज़न मैं आपको भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात समझ लीजिए, पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में 3D 4D 5D एलोंगा ग्रुप। तो साइंस या लैब, फटाफट से हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक सर, हाफ, ठीक है। साइंस टीचर वो नवाब था कार में बैगना, साइंस टीचर नहीं तक प्लानी मैं फैंकोनी को जिंक मेरी टीसी रे फेरुओस कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ोगे पटोगे कौन आगे आया ZNCDH। यहाँ समझो कहानी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज करेगा, यहाँ भी 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 करेगा। आपको पता होगा यहाँ पर अपनी लेंथनाइट सीरीज़ जो 4F सीरीज़ आती है, इसके आने से यहाँ पर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो होता है और वो इतना ज़्यादा शो होता है यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इन यहाँ से स्टार्ट होते हैं इनके साइज की सिमिलरिटी अप टू, इन सब के साइज यहाँ सिमिलर हो जाएंगे, इन सब के साइज सिमिलर हो जाएंगे D1 से D10, उसके बाद पीरियड 13, 14, 15 में यहाँ तक इन सब के साइज सिमिलर हो जाएंगे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इतना सो होता है कि जो भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप 2 से ग्रुप 15 तक लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखता है, जिस वजह से वो लास्ट में इनकी सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। जब तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तब तक ये ट्रेंड चलता जाएगा, ठीक है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन P4 से स्टार्ट होता है, वो होगी ग्रुप 16 से, जो कि आपको यहाँ पर तभी कोई भी चेंजेस, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखता जब तक P4 तक P4 ही इस लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर पाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उससे पहले आपको ये लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन दिख जाता है, ठीक। अब बात आती है एग्जैक्ट कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ले, जैसे इनमें जिन भी एलिमेंट्स में सिमिलरिटी है एक्सेप्ट
वो जो एल्यूमिनियम और ये इस वाले ट्रेंड को छोड़कर। इसमें तो ये है कि जो एल्यूमिनियम है इसकी रेडियस बाकी, इसमें तो पता है कि एल्यूमिनियम की रेडियस बड़ी होगी, लेकिन इन सब में जितने भी कंपेयर जहाँ पर लेंथन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है उन सब में क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट सपोज कि मैंने कोई भी दो एटम कंसिडर कर लिए जिनकी रेडियस जो है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर हो रही है, इक्वल हो रही है, तो वहाँ पे अगर एग्जैक्ट इनमें कंपेयर पूछ ले तो वहाँ करना क्या है कि जैसे ही जिसका सेल नंबर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट ये था, और लगभग लगभग इनके जो साइज़ थे वो सिमिलर थे। कहने का मतलब अगर वो जिसके पास नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे, वैसे तो सिमिलर ही है साइज, अगर फिर भी इनकेस अगर आपसे पूछ लेता है तो नंबर ऑफ सेल जिसके ज़्यादा होंगी उसका साइज़ ज़्यादा होगा, तो बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। समझ गया ना बात को, इतनी सी ये बात है। बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए जनरली सिमिलर, बट अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं इन केस अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से कंपेयर करना। इतनी सिंपल सी कहानी थी एटॉमिक रेडियस की। आप क्वेश्चन ट्राई करना, जहाँ तक है क्वेश्चन हो ही जाएंगे सॉल्व, ठीक है।